गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। हम पढ़ रहे थे क्लास 10th की साइंस, जिसमें अपन ने लेसन स्टार्ट किया था प्रकाश, परावर्तन और अपवर्तन की घटनाएं। परावर्तन अपन पढ़ रहे थे, उसमें अपन ने गोलीय दर्पण पढ़े थे कर। ठीक है, गोलीय दर्पण और उनकी जो मुख्य शब्दावली है वो अपन ने पढ़ी की। ठीक है, मुख्य चीजें क्या क्या होती हैं। ठीक है, जिसमें देखिए वक्रता त्रिज्या, वक्रता केंद्र, फोकस बिंदु, फोकस दूरी, मुख्य अक्ष, द्वारक, इन सब की चर्चा की थी अपन ने। ठीक है, आज अपन देखते हैं, हम जानते हैं दर्पण दो प्रकार के होते हैं, एक अवतल दर्पण और एक उत्तल दर्पण। ठीक है, तो अवतल दर्पण के सामने अगर अपन क्या रखें, वस्तु को रखें, तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, किस स्थिति पर बनेगा, उसकी चर्चा करते हैं अपन। कैसे बनेगा, सवाल 1 नंबर का पूछा जा सकता है कि अवतल दर्पण के सामने वस्तु यहाँ रखी है, फोकस बिंदु पर रखी है, तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, कैसा बनेगा, छोटा बनेगा, बड़ा बनेगा, सीधा बनेगा, उल्टा बनेगा, आकार कैसा होगा। ठीक है, वो सब अपन बता सकते हैं। तो इस पर सवाल पूछा जाता है कई बार 1 नंबर के सवाल में कि अवतल दर्पण या उत्तल दर्पण के सामने वस्तु रखी है, तो उसका यहाँ पर के अनंत पर वस्तु रखी है, तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा। ठीक है, तो देखिए आगे अपन टॉपिक डालते हैं। तीसरा पार्ट है हमारी अवतल दर्पण के बिंब की विभिन्न स्थितियों के लिए बने प्रतिबिंब। अवता है, अगला है अपना अवतल दर्पण के बिंब की विभिन्न स्थितियों के लिए प्रतिबिंब। विभिन्न स्थितियों के लिए प्रतिबिंब कैसा होगा उसकी अपन चर्चा करते हैं। तो देखिए, ठीक है, सबसे पहले तो अपन बिंब की स्थिति सारणी में लिखेंगे, देखेंगे अपन। तो सबसे पहले तो अपनी बिंब की स्थिति, ठीक है, पहली है हमारे बिंब की स्थिति, फिर इस तरफ लाइन खींच दीजिए। दूसरी है प्रतिबिंब की स्थिति, बिंब कहां रखेंगे, तो प्रतिबिंब की स्थिति, प्रतिबिंब कहां बनेगा, प्रतिबिंब की स्थिति। तीसरी चीज है हमारी प्रतिबिंब की साइज। प्रतिबिंब की साइज कैसी होगी, यानी आकार, प्रतिबिंब का आकार कैसा होगा, छोटा, बड़ा, बौना, लंबा, चौड़ा कैसा होगा। और प्रतिबिंब की प्रकृति, प्रतिबिंब की प्रकृति कैसी होगी, छोटा, सीधा होगा, उल्टा होगा, लंबा होगा, चौड़ा होगा, उस प्रकार से। ठीक है, ये बात हुई है। अब इनकी स्थितियों पर अपन विचार करते हैं। सबसे पहले अगर प्रतिबिंब कहाँ रखा, बिंब कहाँ रखा है, अपन ने अनंत पर रखा है। सबसे पहली क्रिया अपन ने की है कि सबसे पहले अपन ने बिंब रखा है अनंत पर, यानी वस्तु अवतल दर्पण के सामने अपन ने बिंब कहाँ रखा है, अनंत पर रखा है, तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनता है, फोकस बिंदु पर। ठीक है, फोकस एफ पर बनता है, उसका कहां बनता है, फोकस एफ पर बनता है। ठीक है, फोकस एफ पर बनता है। आगे देखिए, फोकस एफ पर बनता है, प्रतिबिंब का आकार कैसा होता है। ठीक है, बिंब आपने कैसा भी लिया हो, ठीक है, कितना भी बड़ा, लंबा, चौड़ा लिया हो, प्रतिबिंब का आकार कैसा है, प्रतिबिंब का आकार हमेशा अत्यधिक छोटा बिंदु के आकार का कैसा होता है, अत्यधिक छोटा बिंदु साइज, बिंदु साइज का होता है। ठीक है, बिंदु की तरह होता है, एकदम बिंदु की तरह। ठीक है, और प्रतिबिंब की प्रकृति कैसी होती है, प्रतिबिंब की प्रकृति होती है वास्तविक व उल्टी होती है। ठीक है, वास्तविक होती है, यानी वास्तविक प्रतिबिंब होता है, जैसा वो दिख रहा है वैसा ही होता है, वास्तविक व उल्टा होता है, वास्तविक व उल्टा होता है। ठीक है, दूसरा है अगर प्रतिबिंब को अपन बिंब को कहां रखे, अनंत व सी के बीच। वक्रता केंद्र जो होता है
सी के बीच, अनंत व सी के बीच या सी के परे रखते हैं तो प्रतिबिंब कहां बनता है, एफ व सी के बीच। तो प्रतिबिंब कहां बनेगा हमारा, एफ व सी के बीच बनता है, यानी फोकस और वक्रता केंद्र के बीच बनता है। ठीक है, यह प्रतिबिंब का आकार कैसा होता है, छोटा होता है, आकार में यह छोटा होता है। ठीक है, और प्रतिबिंब की प्रकृति कैसी होती है, वास्तविक व उल्टा। प्रतिबिंब जो भी बनेगा वो वास्तविक होगा और उल्टा होगा। ठीक है, वास्तविक व उल्टा होगा, वास्तविक भी होगा और उल्टा भी होगा। ठीक है, आगे देखिए तीसरी चीज, तीसरा है सी पर। ठीक है, अगर बिंब को अपन ने वक्रता केंद्र सी पर रखा है, सी पर अगर बिंब को रखा है तो इसकी प्रतिबिंब भी कहां बनता है, सी पर। प्रतिबिंब भी इसका कहां बनता है, सी पर ही बनता है। ठीक है, और आकार में कैसा होता है, वो समान साइज का होता है, समान आकार समान साइज। जितना अगर अपन ने प्रतिबिंब इतना ऐसे रखा है, इतनी लंबाई का है, तो प्रतिबिंब भी इतनी लंबाई का ही बनेगा। लेकिन बनता कैसा है, तो वास्तविक बनता है। यानी जैसा बिंब हमें दिख रखा है, ये पेन रखा है तो पेन नहीं बनेगा। ठीक है, वास्तविक व उल्टा, वास्तविक व उल्टा बनता है। ठीक है, वास्तविक व उल्टा होता है, वास्तविक व उल्टा बनता है। ठीक है, फिर देखिए अगर प्रतिबिंब बिंब को अपन कहां रखते हैं, सी व एफ के बीच। ठीक है, सी व एफ के बीच अगर प्रतिबिंब रखते हैं तो कहां बनता है, तो सी व एफ के बीच अगर बिंब को रखते हैं तो सी व एफ के बीच बिंब को रखते हैं तो प्रतिबिंब बनता है सी व अनंत के बीच। यानी सी से परे बनेगा, ये फिर से सी से साइड में बनेगा, सी से इधर आता है। ठीक है, और बनता कैसा है, आकार में विवर्धित होता है, आकार विवर्धित, विवर्धित यानी बड़ा बनता है, बहुत बड़ा बनता है। ठीक है, बड़ा बनता है, यानी जितना बिंब लेंगे, इतना सा अपन ने बिंब लिया है तो इसे बड़े आकार का बनेगा जब अपन सी व एफ के बीच रखेंगे। ठीक है, फिर देखिए और बनता कैसा है, वास्तविक व उल्टा बनता है, वास्तविक व उल्टा बनता है। ठीक है, आगे देखिए आप लोग। इसके बाद पांचवी स्थिति अगर अपन देखें, ठीक है, अगर बिंब को अपन ने कहां पर रखा है, एफ पर। ठीक है, तो प्रतिबिंब बनता है हमारा अनंत पर, प्रतिबिंब बनेगा हमारा अनंत पर। ठीक है, और अत्यधिक विवर्धित, साइज में कैसा होगा, आकार में बहुत ही बड़ा, अत्यधिक विवर्धित, अत्यधिक विवर्धित। बड़े को साइंस की भाषा में, विज्ञान की भाषा में अपन विवर्धित कहते हैं इसलिए। ठीक है, और बनता कैसा है, वास्तविक व उल्टा बनता है, वास्तविक व उल्टा बनता है। ठीक है, आगे देखिए आखिरी स्थिति है अब हमारे पास। ठीक है, कि वस्तु को अगर अपन, बिंब को अपन कहां रखते हैं, एफ व पी बिंदु, जो ध्रुव बिंदु है, ध्रुव के बीच, तो प्रतिबिंब कहां बनता है, अब अनंत से तो आगे कहां जाएंगे। ठीक है, तो प्रतिबिंब कहां बनता है, प्रतिबिंब बनता है दर्पण के पीछे बनता है, दर्पण के पीछे बनता है, दर्पण के सामने नहीं, दर्पण के पीछे की तरफ बनने लगता है। तो प्रतिबिंब बनता है दर्पण के पीछे।
दर्पण के पीछे बनता है। ठीक है, और कैसा बनता है? विवर्धित यानी बड़ा बनता है। विवर्धित यानी बड़ा बनता है। ठीक है, ये कैसा होता है? आभासी, और बनता प्रकृति कैसी है इसकी? आभासी को सीधा बनता है। अब इस सारणी को देखकर आपको कुछ चीजें क्लियर हो जानी चाहिए। ठीक है, कौन सी चीजें? कि देखिए, जब भी प्रतिबिंब की जो प्रकृति होती है, ठीक है, जब प्रतिबिंब उल्टा बनता है तो वो हमेशा वास्तविक होगा, या प्रतिबिंब कहते हैं वास्तविक है तो वो उल्टा ही बनेगा। ठीक है, और जब आभासी होगा यानी हमें अनुमान होता है कि प्रतिबिंब वहां बन रहा है, ठीक है, तो वो क्या कहलाता है? आभासी कहलाता है। जब आभासी होगा तो प्रतिबिंब सीधा होगा। तो जब भी प्रतिबिंब उल्टा बनता है तो वो वास्तविक होता है, और जब सीधा होता है तो वो क्या, सीधा बनता है तो क्या होता है? आभासी होता है। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले आप इसका, फिर आगे चर्चा करते हैं। आगे हमारे हैं, देखिए, अब ये तो सारणी है जो अपन को पढ़नी थी और अपन ने पढ़ ली। ठीक है, अब इसके अलावा अपन बनाकर भी बता सकते हैं कि देखो भाई, हमने अनंत पर रखेंगे तो कैसे बनेगा दर्पण, कैसे प्रतिबिंब बनते हैं वो अपन देख सकते हैं। वो कैसे होता है वो अपन चर्चा करेंगे अब। ठीक है, कि किन किन किरणों का उपयोग करते हैं, तो किरणों के द्वारा भी अपन बता सकते हैं। ठीक है, क्योंकि प्रकाश के परावर्तन के कारण हमें वस्तु दिखाई देती है, उसका प्रतिबिंब बनता है। ठीक है, तो प्रकाश के कारण होता है, तो प्रकाश किरण के रूप में भी गति करता है और कणों के रूप में भी करता है। तो अपन इसको किरणों के द्वारा क्या कर सकते हैं? इनका प्रतिबिंब बना के बता सकते हैं। ठीक है, स्थितियों पर, विभिन्न स्थितियों पर, वो अपन चर्चा करेंगे आगे। देखिए, आगे हमारा टॉपिक है किरण आरेखों का उपयोग करके गोलीय दर्पणों का प्रतिबिंब का निर्माण। किरण आरेख के किरण आरेखों का उपयोग करके गोलीय दर्पण से प्रतिबिंब का निर्माण, गोलीय दर्पण से प्रतिबिंब का निर्माण करना। ठीक है, तो देखिए, किरण आरेख से अपन गोलीय दर्पण से प्रतिबिंब का निर्माण करते हैं, तो उसके लिए 4 किरणें काम में आते हैं। 4 किरणें हमें पता होनी चाहिए कि वो 4 किरणें कैसे आती है और किस तरफ जाएगी। ठीक है, ये हमें पता होनी चाहिए, 4 किरणों की चर्चा। ठीक है, देखिए 4 किरणें कौन कौन सी है। पहली किरण, इन किरणों में से 4 में से कोई भी 2 किरणें लेकर अपन क्या कर सकते हैं? प्रतिबिंब का निर्माण कर सकते हैं। तो पहले 4 किरणों की चर्चा कर लेते हैं कि 4 किरणें कौन कौन सी हैं। तो प्रतिबिंब का स्थान क्या होगा, कहां पर बनेगा? प्रतिबिंब के स्थान के निर्धारण के लिए हम निम्न किरणों में से किन्हीं 2 किरणों पर विचार किया जा सकता है। प्रतिबिंब के स्थान निर्धारण के लिए प्रतिबिंब के स्थान निर्धारण के लिए निम्न में से किन्हीं 2 किरणों पर विचार कर सकते हैं। ठीक है, पहली किरण देखिए आप। पहली किरण कौन कौन सी? पहली किरण कहती हैं कि जो दर्पण के, पहली किरण की चर्चा करते हैं, जो दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर किरण आती है, वो दर्पण के परावर्तक पृष्ठ से टकराकर कहां जाएगी? मुख्य
दर्पण के फोकस बिंदु पर, एक बिंदु पर केंद्रित होगी। दर्पण के जो भी समानांतर, मुख्य अक्ष के जो भी समानांतर किरणें आएगी वो परावर्तक पृष्ठ से टकराकर परावर्तन के बाद कहाँ जाएगी, मुख्य अक्ष, फोकस बिंदु पर केंद्रित होगी। ठीक है, तो दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर किरण परावर्तन के बाद दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली किरण, मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली किरण परावर्तन के बाद कहां जाती है, परावर्तन के बाद अवतल दर्पण के मुख्य फोकस से गुजरेगी अथवा उत्तल दर्पण के मुख्य फोकस पर अपसारित होगी। ठीक है, अवतल दर्पण के मुख्य फोकस से गुजरेगी या उत्तल दर्पण के मुख्य फोकस पर अपसारित होगी। मुख्य फोकस पर क्या होगी, अपसारित होगी। ठीक है, अब कैसे, सेंटेंस में आपको समझ में नहीं आया कोई बात नहीं, किरण आरेख देखते हैं, किरण आरेख से आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, देखिए कैसे, ये आपका दर्पण है अवतल। अवतल दर्पण का क्या होता है, अवतल दर्पण में जो परावर्तक पृष्ठ होता है वो अंदर की तरफ दबा हुआ होता है। ठीक है, ये ध्यान रखना, ये है इसका मुख्य अक्ष। ठीक है, ये इसका P बिंदु। ठीक है, अब देखिए कहना क्या चाहता है कि ये है इसका C, ये क्या है इसका C बिंदु और ये है इसका F बिंदु फोकस। ये कह रहा है कि मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली, ये मुख्य अक्ष के समांतर आ रही है किरण। ठीक है, आई ये भी मुख्य अक्ष के समांतर आ रही है। समांतर किरणें क्या होती हैं, जो आपस में कभी मिलती नहीं है। तो मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली किरण परावर्तक पृष्ठ से टकराने के बाद, परावर्तन के बाद कहां से गुजरेगी, अवतल दर्पण में तो उनके मुख्य फोकस पर केंद्रित होगी। किस बिंदु पर, फोकस पर केंद्रित होगी, ये ऐसे। ठीक है, और उत्तल दर्पण में क्या कहा गया, अपसारित होगी। ठीक है, ये है इनका परावर्तक। उत्तल दर्पण में क्या होता है आपको पता ही है, हमें पता है उत्तल दर्पण में क्या होता है, जो परावर्तक पृष्ठ होता है वो बाहर की तरफ उभरा होता है। ठीक है, तो ये इसका C, ये F, ये इसका इधर भी F और इधर भी C। ठीक है, तो इस पर जो परावर्त समांतर किरण आएगी, ठीक है, इसमें थोड़ा अलग दे रखा है कि ये अपसारित हो जाती है। तो इसमें जो भी समांतर किरण आएगी, अब वक्रित है। ठीक है, वक्रित होने पर क्या होगा, ये चपटी यहां पे आएगी और टकरा कर कहां चली जाएगी, ऐसे चली जाएगी। ठीक है, यहां से आई यहां चली, यहां से आई यहां चली, ये किरण भी ऐसे आई और ऐसे चली गई। ठीक है, इस प्रकार से। फिर देखिए, लेकिन अब ये कहां जा रही है, कहीं मुख्य फोकस पर मिल ही तो नहीं रही है, इधर जा रही है, इधर जा रही है। लेकिन जब अपन इनको पीछे बढ़ाते हैं, ठीक है, पीछे की तरफ बढ़ाते हैं तो हमें पता चलता है ये कहां जाकर मिल रही है, फोकस, मुख्य अक्ष पर फोकस होती है। हमें ऐसा दिखता है कि मुख्य फोकस से आ रही है सब किरणें। ठीक है, ठीक है, तो ये इस प्रकार से क्या होता है, उसका किरण आरेख। ये है सेंटेंस, ये है इसका प्रैक्टिकल। आगे देखिए, आगे चर्चा करते हैं दूसरी किरण पर। 4 किरणें पढ़ेंगे, उनमें से दूसरी किरण है। और दूसरी किरण क्या कहती है, दूसरी किरण कहती है कि अवतल दर्पण के जो मुख्य फोकस से गुजरने वाली किरण होती है वो क्या होती है, उत्तल दर्पण के मुख्य फोकस की ओर निर्देशित किरण परावर्तन के बाद क्या हो जाती है,
के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर निकल जाती हैं। ठीक है, इसको पहले लिखते हैं। अवतल दर्पण से अवतल दर्पण के मुख्य फोकस से गुजरने वाली किरण तथा उत्तल दर्पण के मुख्य फोकस पर किरण तथा उत्तल दर्पण के मुख्य फोकस पर निर्देशित किरण क्या होती है? किरण परावर्तन पृष्ठ पर टकराती है तो परावर्तन के बाद क्या हो जाती है? मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। ठीक है, समांतर निकलती है या समांतर हो जाती है। लाइनिंग में समझ में नहीं आ रहा है, यहां से ऐसे समझ में आएगा आपको। ठीक है, समझे इस चीज को। अवतल दर्पण, ये किरण, ठीक है, ये किरण ये मुख्य अक्ष है, ये इसका पी बिंदु है। ठीक है, अब ये क्या कह रहा है कि अवतल दर्पण के मुख्य फोकस से गुजरने वाली, ये है इसका मुख्य फोकस और ये है इसका सी बिंदु, वक्र करते हैं। ये कह रहा है कि पहली किरण बताइए कि जो मुख्य अक्ष के समांतर आती है वो परावर्तन के बाद मुख्य फोकस पर चली जाती है। तो इसका जस्ट उल्टा इस बार दे रखा है कि जो मुख्य अक्ष के क्या आएगी, जो फोकस बिंदु से निकलने वाली किरण होगी वो परावर्तन के बाद क्या हो जाएगी? सीधी हो जाएगी, अर्थात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। ऐसा क्या होता है? उत्तल दर्पण में होता है। अब उत्तल दर्पण में कैसे होता है, चर्चा करते हैं अपन इसकी। देखिए, उत्तल दर्पण की चर्चा करें। ठीक है, तो ये तो होता है हमारा इधर, ये होता है हमारा F और ये होता है C। ठीक है, F और C की चर्चा करते हैं। तो अब ये हमें बता रहा है कि जो मुख्य अक्ष के देखिए, अब किरण जैसे समांतर नहीं आई और ऐसे आई है, ये इस प्रकार से, ठीक है, और इस प्रकार जा रही, तो उत्तल दर्पण पर इस प्रकार से आई और इस प्रकार से गई है। ठीक है, तो ये समांतर हो जाती है दर्पण के जो मुख्य अक्ष है। हमें ये लग रहा है कि ये किस तरफ जा रही है? फोकस बिंदु की तरफ जा रही है। ठीक है, तो ये फोकस बिंदु की तरफ जो निर्देशित होती है, निर्देशित का मतलब उसकी दिशा फोकस बिंदु की तरफ होती है, लेकिन टकराने के बाद क्या हो जाती है? वो मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। ये है उत्तल दर्पण की और अवतल दर्पण की दूसरी किरण। ठीक है, आगे देखिए, आगे हम चर्चा करते हैं। तो आगे वाली किरण है हमारी तीसरी किरण। तीसरी किरण की अगर अपन चर्चा करें, ठीक है, तो अवतल दर्पण का जो वक्रता केंद्र होता है, वक्रता केंद्र से गुजरने वाली किरण व उत्तल दर्पण के वक्रता केंद्र की ओर निर्देशित जो किरण होती है वो टकराने के बाद बिना किसी विचलन के वापस लौट आती है। ना तो वो कहीं मुड़ती है ना कोई बात। ठीक है, वो क्या करती है? परावर्तन के बाद उसी पथ में वापस आ जाती है जिस पथ से आई थी, जैसे आई थी वैसे वापस आ जाती है। ठीक है, तो देखिए, अवतल दर्पण के वक्रता केंद्र, अवतल दर्पण का जो वक्रता केंद्र से गुजरने वाली किरण
तथा उत्तल दर्पण से उत्तल दर्पण की वक्रता केंद्र की और निर्देशित किरण निर्देशित जो किरण होती है वो परावर्तन के बाद पुनः उसी पथ के अनुदिश लौट जाती है। अब लाइनिंग में आपको बहुत कम समझ में आ रहा होगा, लेकिन यहां से आपको, मैं जहां तक मुझे मेरा अनुमान है, यहां से आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। तो मैं आपको यही चीज वापस यहां से समझाता हूँ। इस लाइन में अपन फालतू में अपनी माथा पची नहीं करते। सबसे पहले है उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण क्या कर रहा है? ये उत्तल दर्पण, ये इसका मुख्य अक्ष, ठीक है। देखिए, ये इसका P बिंदु ध्रुव, ये इसका F, ये है इसका C, ठीक है। अब उत्तल दर्पण की अगर चर्चा करें, ठीक है, तो ये कह रहा है कि अवतल दर्पण के वक्रता केंद्र से जो गुजरने वाली किरण है, ये अवतल दर्पण से कोई किरण गुजर रही है वक्रता केंद्र से गुजरनी है, ठीक है। वो परावर्तन के बाद पश्चात वही वैसे ही वापस आ जाती है जैसे गई थी। अब ये ऐसे गई थी और ऐसे ही वापस आ जाती है, ऐसे गई थी और ऐसे ही वापस आ जाती है, देखो, ठीक है। ये होती है हमारे अवतल दर्पण की तीसरी किरण। उत्तल दर्पण में कैसा होता है? उत्तल दर्पण इस प्रकार का होता है, ठीक है। ये है इसका F, ये है C, ठीक है। ये इसका B। अब वही चीज अपन देखते हैं वापस। तो ये देखिए, इधर ये किरण आ रही है किधर? वक्रता केंद्र की तरफ। अब ये जा किधर रही थी? वक्रता केंद्र की तरफ। यानी वक्रता केंद्र की तरफ निर्देशित जो किरण होती है वो परावर्तन के बाद वापस किधर आ जाती? उसी तरफ आ जाती है, उसी तरफ आ जाती है। अगर अपन इस वैल्यू को आगे डॉट से अपन मिलाएं, निर्देशित करें, तो वो कहां जाकर हमें मिलती हुई दिखती? वक्रता केंद्र पर। तो ये है अवतल दर्पण। और उत्तल दर्पण पर तीसरी किरण, चौथी किरण की बात करते हैं। चौथी किरण बहुत ही अच्छी और इम्पोर्टेंट है और कई बार इसका उपयोग करते हैं अपन। इसका उपयोग भी आएगा कहां पर? इसका उपयोग आएगा हमारे जो दर्पण से प्रतिबिंब बनाने में। देखिए, चौथी किरण है, अवतल दर्पण हो या उत्तल दर्पण, ठीक है, कि ध्रुव P की ओर जो आपतित किरण होती है वो मुख्य अक्ष से जितना डिग्री का कोण बनाते हुए आपतित होती है, उतना ही डिग्री का कोण बनाते हुए वापस परावर्तित हो जाती है। देखिए, उत्तल दर्पण तथा अवतल दर्पण के मुख्य अक्ष, मुख्य ध्रुव P पर आपतित किरण मुख्य अक्ष से तिर्यक रेखा, तिर्यक दिशा में परावर्तित होती है, तिर्यक दिशा में परावर्तित होती है। ये अगर आपको समझ में नहीं आया तो इसको अपन आगे देखते हैं, ठीक है।
ठीक है, एक लाइन और लिखते हैं। तो जो आपतित किरण व परावर्तित किरण मुख्य अक्ष के साथ क्या करती हैं, के साथ समान कोण बनाते हुए परावर्तन के नियमों का पालन करती है। मुख्य अक्ष के साथ समान कोण बनाते हुए परावर्तन के नियमों का पालन करती है। परावर्तन के नियमों का पालन करती है। ठीक है, अब देखिए लाइनिंग में नहीं समझ में आ रहा है, यहां समझिए। परावर्तन पृष्ठ, ये इसका ध्रुव बिंदु, ये P, ये F, ये C। ठीक है, अब जो ध्रुव बिंदु पर आपतित किरण होती है वो वैसे के वैसे निकल जाती है। कैसे? यानी अब ये ध्रुव बिंदु पर जो आपतन कोण बनाया है, ये कोण I, वो परावर्तन के बाद क्या होता है, उतनी डिग्री का कोण R बना लेती है। ठीक है, कोण R बनाते हुए आपतित होती है। ठीक है, इसी तरीके से उत्तल दर्पण पर होगा। उत्तल दर्पण में क्या होता है, ठीक है, ये F, ये C, ये इसका ध्रुव बिंदु। उत्तल दर्पण में भी सेम चीज होगी। ये देखिए इधर से आई और इधर निकल गई। सेम चीज, जब ध्रुव पर जो आपतित किरण होगी वो उतना ही होता। परावर्तन का नियम क्या कहता है, कोण I कोण R। परावर्तन का नियम कहता है, क्या कहता है, परावर्तन का नियम कहता है कि जो आपतन कोण होता है और परावर्तन कोण होता है वो दोनों ही क्या होते हैं, समान होते हैं। देखिए ये परावर्तन के नियम का पालन करती है। ठीक है, तो स्क्रीनशॉट ले आप इसका। तो ये थे हमारे, देखिए किरणें, 4 किरणें, जिनमें से कोई भी 2 किरणें लेकर अपन क्या कर सकते हैं, प्रतिबिंब का निर्माण कर सकते हैं। ठीक है, प्रतिबिंब का निर्माण कर सकते हैं। ठीक है, देखिए प्रतिबिंब का निर्माण कर सकते हैं। तो अब अवतल दर्पण की जो 6 स्थितियां हैं और उत्तल दर्पण की 2 स्थितियां हैं, वो उनका निर्माण कैसे होता है, किरण आरेख से उनका निर्माण करके अपन बता सकते हैं। कोई भी इनमें से 2 किरणें लेकर 6 स्थितियों की अपन क्या कर सकते हैं, प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, कैसा बनेगा, वो अपन साबित कर सकते हैं, प्रूफ कर सकते हैं। वो प्रूफ करेंगे अपन आने वाली क्लास में। आने वाली क्लास में अपन किरण आरेख द्वारा अवतल दर्पण की बिंब की विभिन्न स्थितियों पर प्रतिबिंब की स्थितियों की पता करेंगे, लगाएंगे, अच्छे से बनाएंगे। उम्मीद करता हूं जो भी अपन ने आज पढ़ा वो आपको समझ में आया होगा। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, थैंक यू।